हेलो गाइज, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग समरी लेकर आई हूँ, डिटेल समरी। एंड इस बुक के बारे में मुझसे बहुत लोगों ने बोला था कि मैम प्लीज अपलोड कर दो, बट ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। पर ये बुक अब हिंदी में अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हैं। तो जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। एंड जिसके राइटर है मॉर्गन हाउसोल, और ये एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सो इस बुक में ऑथर ने हमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं पैसों को लेकर। तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस बुक का पहला चैप्टर है कोई भी मूर्ख नहीं है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कोई भी मूर्ख नहीं है। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सब ने उसके लिए सिर्फ तिनके मात्र का ही अनुभव किया है। जैसे कि निवेशक बैटनिंग कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका अनुभव करना आवश्यक होता है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। ऑथर का कहना है कि हम सबको लगता है कि जैसा हमारा पैसे को देखने का नजरिया है वैसे ही सामने वाले का है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक गरीब इंसान का पैसे को देखने का नजरिया कुछ और होता है, और एक मिडिल क्लास वाले का पैसे को देखने का नजरिया भी कुछ और होता है, और जो अमीर आदमी होते हैं उनके पैसे का देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे कि ऑथर कहते हैं कि अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि हमारी खोज दर्शाती है कि एक निवेश की जोखिम उठाने की स्वेच्छा उसके एक व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है। ना तो बुद्धि की जरूरत होती है, ना शिक्षा की, और ना ही परीक्षण की, मात्र संयोग की आप कब और कहाँ जन्मे हो। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीबी में जन्मा है तो वो अलग तरीके से निवेश करेगा, अगर कोई मिडिल क्लास में जन्मा है तो वो अलग तरीके से, और कोई अगर अमीर है तो वो अलग तरीके से निवेश करता है। ऑथर कहते हैं कि किसी को भी ये उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वे एक समान स्रोत से मिलने वाली सलाह पर विश्वास करें। धन दौलत को लेकर जब भी लोग कोई निर्णय लेते हैं उस क्षण में उपलब्ध जानकारी को अपने अद्वितीय दिमाग मॉडल में डालते हैं, जो उन्हें यह बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, और उसके आधार पर उस पर निर्णय को उचित ठहराते हैं। ऑथर का कहना है कि हम सब पैसे के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण कारनामे करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं, और जो आपको मूर्खतापूर्ण लगे हो सकता है कि वो मेरे लिए मायने रखता हो, लेकिन मूर्ख कोई भी नहीं है। हम सब अपने दुर्लभ अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस क्षण के लिए हमारे लिए मायने रखता है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भाग्य और जोखिम। ऑथर का कहना है कि भाग्य और जोखिम दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और भी जो ताकत है उन पर निर्भर करता है। सो दोस्तों, ऑथर ने इस चैप्टर में एक स्टोरी शेयर की है बिल गेट्स के फ्रेंड केंट इवेंस के बारे में। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि उसने भाग्य के भाई जोखिम की उतनी ही शक्तिशाली मात्रा का अनुभव किया। बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण घर घर में प्रसिद्ध है, लेकिन कोई और भी था जो बिल गेट्स की तरह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, और उनकी दोस्ती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बिल गेट्स और केंट इवेंस 8th क्लास से बेस्ट फ्रेंड थे, और बिल गेट्स की तरह केंट इवेंस भी अपनी क्लास का ब्राइट स्टूडेंट था। दोनों हद से ज्यादा फोन पर बात किया करते थे। गेट्स बोलते हैं कि मुझे आज भी केंट का नंबर याद है, उन्होंने कहा 5257851। इवेंस भी कंप्यूटर में उतना ही अच्छा था जितने कि गेट्स और एलन थे। गेट्स बताते हैं कि केंट हमेशा अपने साथ एक बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। वो बोलते हैं कि हम हमेशा योजना बनाते थे कि हम भविष्य में 5 या 6 साल बाद क्या करेंगे, क्या हम भी CEO बनेंगे, हम किस प्रकार का प्रभाव बना सकते हैं, क्या हम जनरल बन जाएंगे या फिर हम एक राजदूत बन जाएंगे। चाहे जो भी हो, बिल और केंट जानते थे कि वो जो भी करेंगे साथ ही करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। हर साल यूनाइटेड स्टेट में पर्वतारोहण के कारण लगभग 3 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, और हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मरने की संभावना लगभग 1 मिलियन में से 1 है। बिल गेट्स ने लेग साइड जाकर 1 मिलियन में से 1 का भाग पाया, और केंट इवेंस ने 1 मिलियन में से 1 का जोखिम पाया, जिसके चलते बिल गेट्स और केंट इवेंस जो चाहते थे वो कभी पूरा हो ही नहीं सका।
वरना आज भी बिल गेट्स की तरह केंट इवांस को भी हर कोई जानता। इसीलिए कहते हैं भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के परे और अलग शक्तियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि संसार इतना जटिल है कि आपके 100% प्रयास से आपको 100% नतीजे नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात से चलते हैं। आप इस खेल में 7 बिलियन लोगों में से एक हैं, जिसमें अनगिनत चीजों में फेरबदल होती रहती है। कभी कभी आपको नियंत्रण के परे संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं। लेकिन भाग्य और जोखिम दोनों को मापना बहुत ज्यादा कठिन है और स्वीकार करना उतना ही मुश्किल। हम हमेशा इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है, जो उतना ही प्रतिभावान और प्रेरित था, किंतु जीवन के चरखे की दूसरी ओर पलट कर रह गया। आगे ऑथर बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स बिजनेसमैन के साथ बहुत सारे साल गुजारने के बाद उन्होंने जाना कि दूसरों की असफलता के लिए आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप अपनी असफलताओं को जोखिम के बुरे पहलू का कारण बता देते हैं। जब दूसरों की बारी आती है तो हम यही बोल देते हैं कि तुम्हारा जो डिसीजन था वो बिल्कुल गलत था, और जब हम असफल हो जाते हैं किसी चीज में तो हम यही बोलते हैं कि यार ये सब ना हमारी परिस्थितियों के कारण हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो गई ना कि ये सब हो गया, पर लेकिन हमारा फैसला सही था। ये हम हमेशा करते हैं। ऑथर कहते हैं जो सफलता होती है वो एक खराब शिक्षक होती है। ये होशियार लोगों को ये सोचने को लुभाती है कि वो कभी नहीं हार सकते। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तो दोस्तों ये समझना चाहिए कि कुछ भी अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप कभी भी अजय नहीं है। अगर आप ये मान लेना कि अगर भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है तो आपको उसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास रखना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन दूसरी साइड से देखें तो असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि ये होशियार लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत ज्यादा बेकार थे। जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं, असफलता का सामना करने की तरकीब ये है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय आदेश आपको पूरी तरह से ना झिझोड़ दे और फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ता रहे। लेकिन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, वहीं हमें जोखिम की भूमिका का भी आशय यही करना चाहिए कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलता को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना वो दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd चैप्टर है हमारा, कभी भी पर्याप्त नहीं, जब अमीर व्यक्ति मुक्तपूर्ण काम करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है, सब कुछ उनके हाथ से चला जाता है। कुछ लोग वो पैसा कमाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी आवश्यकता होती ही नहीं है, और ये एक बहुत ही स्टूपिड डिसीजन होता है जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाते हैं जो जरूरी नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जोखिम उठाने लायक नहीं होती, चाहे उसमें कितना भी आपको लाभ क्यों ना मिले। रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन कभी कभी रिस्क के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देना, इससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती। जो आपके पास है वो पर्याप्त है, और पर्याप्त का मतलब ये समझना कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के झोर पर लाकर खड़ा कर दी। 4th चैप्टर है हमारा, विस्मकारी कंपाउंडिंग। ऑथर कहते हैं कि जबरदस्त नतीजों के लिए ना जबरदस्त ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर थोड़ी सी वृद्धि भविष्य के लिए ईंधन का काम करती है, एक छोटा सा शुरुआती आधार इतने अद्भुत नतीजे दे सकता है कि वे तर्क के परे नजर आए। यह इतना तर्क के परे हो सकता है, क्या संभव है, विकास कहाँ से आता है और कहाँ तक जा सकता है, इसे वास्तविकता से कम आंकेंगे। दोस्तों वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति कैसे निर्मित की, इसके ऊपर लगभग 2000 से भी ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी है जो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऐसी बहुत कम ही है जो इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान देती है कि बफेट की संपत्ति सिर्फ उनके एक अच्छा निवेशक होने के कारण नहीं है, बल्कि लगभग बचपन से ही अच्छा निवेशक होने के कारण है। वॉरेन बफेट एक असाधारण निवेशक, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप उनकी सारी सफलता को निवेश किशोर अवस्था से जोड़ते हैं तो आप एक मुख्य बिंदु को छोड़ देंगे। उनकी सफलता की वास्तविक कुंजी ये है कि वे एक शताब्दी के 3/4 भाग तक एक
असाधारण निवेशक रही। अगर उन्होंने 30 की उम्र में निवेश करना आरंभ किया होता ना, तो 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो गए होते। शायद ही किसी ने उनका नाम भी सुना होता। वॉरेन बफेट ने 10 वर्ष की उम्र में गंभीर रूप से निवेश करना स्टार्ट कर दिया था। 30 की उम्र तक पहुंचने तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी और ये $9.3 मिलियन मुद्रास्फीति से समायोजित होने के बाद हुई। तो अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 10 साल की उम्र में से ही निवेश करना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए आज उनको हर कोई जानता है। और उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग के थ्रू किए हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआती दौर में ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे ऐसे स्टेजेस आते हैं जिसमें हमें लगता है कि अब हमें शायद अपने स्टॉक को बेच देना चाहिए या फिर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर इन्वेस्ट कर। अगर आप उस समय पेशेंस रख सकते हैं ना, तभी आप अपनी कंपाउंडिंग का मजा उठा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। अगर आप अभी से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप भी शायद दूसरे वॉरेन बफेट बन सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा 5 चैप्टर है धनवान बनना और धनवान बने रहना। अच्छे निवेशक का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ ना करते रहें। देखो दोस्तों, आपको अमीर कैसे बनना है इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, पर लेकिन ऐसी बहुत कम किताबें हैं जो आपको ये बताती है कि आप धनवान कैसे बने रह सकते हैं। कुछ लोग अमीर तो बन जाते हैं बट लेकिन हमेशा के लिए अमीर रह नहीं पाते। दोस्तों, धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसका मतलब ये कि जो हमें अभी सफलता मिली है ना, वो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी हम उतने ही सक्सेसफुल रहें। उसके लिए हर रोज आपको काम करना ही पड़ेगा और ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप हमेशा अमीर बने रहें। ऑथर कहते हैं कि उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है। उसके 2 कारण है। पहला, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसे कि हमने 4th चैप्टर में देखा था कि कंपाउंडिंग का प्रत्यात्मक गणित क्या है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दो। ये बिल्कुल बलूत के पेड़ों की तरह है। जैसे 1 साल में आपको कुछ खास उन्नति नहीं दिखाई देगी। 10 साल का विकास आपको अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय बहुत कुछ असाधारण रच सकता है। लेकिन असाधारण विकास को पाने के लिए ना आपको उन सभी उतार चढ़ावों से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी फेस करता ही है। हम लोग ये समझने में कई साल लगा देते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। ये कठिन है। इसके कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वो कभी भी डेब्ट के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 14 मंदियों के दौरान घबराकर कभी भी स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसायिक प्रतिष्ठा को कभी दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्य नीति, किसी एक वैश्विक नजरिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। वो दूसरे के धन पर कभी भी आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने कभी भी खुद को आक्रामक नहीं होने दिया और ना ही कभी हार मानी और ना ही कभी रिटायर हुए। वो टिके रहे और उत्तरजीविता ने उन्हें बहुत ही लंबे परिणाम, उनकी 18 ईयर से लेकर 89 ईयर की एज तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत ही अद्भुत परिणाम दिए हैं। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको ये देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। बहुत सी इन्वेस्टमेंट इसलिए असफल नहीं होती कि वो गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी परिस्थिति में बस काफी हद तक ठीक से टिक नहीं पाती। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6, बट आप जीते। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है कि आधे से ज्यादा बार हम गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम इस बात को कम आंकते हैं कि बहुत सी चीजों को असफल होना कितनी आम बात है और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। दोस्तों, बहुत सी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कभी उस चीज में अच्छे
नहीं बन सकते। कुछ खराब इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट करना ही भूल जाएं। हमारे कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी हम बस उन गलत डिसीजंस की वजह से आगे कुछ भी ना करें। अगर हमारी 1-2 इन्वेस्टमेंट हमने गलत जगह करी है तो हम उसी से ही तो सीखेंगे, ताकि हम आगे चलकर कभी गलती ना करें। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी 3-4 इन्वेस्टमेंट खराब होने की वजह से आप कभी भी समृद्ध आदमी नहीं बन सकते, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हम हमेशा ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो बहुत ज्यादा लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो, प्रभावशाली हो, और हम उन चीजों पे कम ध्यान देते हैं जिनके परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं होते, वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होती, जो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऑथर कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं कि सही हो या गलत हो। एक बार जॉर्ज सोरोस ने कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सही हो तो आप कितना धन कमा रहे हो, और जब आप गलत हो तो आप कितना नुकसान उठा रहे हो। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है कि पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम, और अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, अगर आपको अपने पैसे को सही यूज करना है, तो आपको टाइम का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। हम हमेशा उन कामों पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो हमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं देते, और उन चीजों पर हम कम ध्यान देते हैं जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए और उसमें हमें सबसे पहले वो काम रखना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे हमें सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले, और सेकंड वो काम रखना चाहिए जिससे हमें शायद थोड़े कम रिजल्ट मिले। और इसी तरीके से हमें अपनी लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उसी बेस पर हमें अपने काम करने चाहिए। और यही बात एटॉमिक हैबिट बुक में भी बताई गई है। अगर आपको उसकी डिटेल समरी सुननी हो या फिर आपको उसकी फुल ऑडियो बुक सुननी हो तो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। तो आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख पाएंगे। दोस्तों, हम ज्यादा पैसा तभी कमा सकते हैं जब हम अपने टाइम का सही यूज करें। अगर हमें पैसे कमाने हैं ना, तो हमें यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है ना, सबसे पहले हमें अपने टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करना सीखना होगा। सो इसलिए अपनी टीम बनाइए और हर किसी को एक पर्टिकुलर काम दीजिए, इससे आपका समय भी बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप पैसे कमा सकते। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 8th चैप्टर, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। ऑथर कहते हैं कि कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं ना, तो शायद ही हम ये कहते हैं कि वाह, जो गाड़ी चला रहा है वो कितना गजब आदमी है, बल्कि हम ये कहते हैं कि वाह, अगर वो कार मेरे पास होती तो मैं कितना ज्यादा गजब लग रहा होता। क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं और यही हमारी सोच भी है। दोस्तों, हम लोग संपत्ति की चाह इसलिए रखते हैं ताकि हम लोगों को जता सकें, ताकि लोग हमको पसंद करें, हमारी प्रशंसा करें। लेकिन हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि लोग कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करते, वो आपके पैसे की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई भी अच्छी सी गाड़ी चला रहा हो ना, तो लोग गाड़ी की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ नहीं करेंगे। क्योंकि आधे से ज्यादा मनुष्य की सोच यही है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि आपने कितना मेहनत किया है कि वो कार खरीदने के लिए। अगर आप गरीब हो तो आपकी वो गरीबी पे हंसते हैं, अगर आप अमीर हो तो वो लोग सिर्फ आपकी चीजों की प्रशंसा करते हैं, आपकी नहीं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने कितनी मेहनत करके ये चीज अचीव की है। और जो लोग ये सीखना चाहते हैं ना, वही एक टाइम पे आपके जैसे बनना भी चाहते हैं। सो 9th चैप्टर है हमारा, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ऑथर कहते हैं पैसा खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा है, यह पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। दोस्तों, हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने होती है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देखते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कि कार हो गए, घर हो गए, या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई उनकी। जब तक लोग अपनी पूरी संपत्ति दिखा नहीं देते ना, जब तक उसका दिखावा नहीं कर देते, तब तक उनको मजा नहीं आता। लेकिन सच बात यह है कि संपत्ति वही होती है जो आपको दिखाई ना दे। अधिकतर लोग जब ये कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब ये होता है कि मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा, और ये एक करोड़पति होने का ठीक विपरीत है, उल्टा है। एक बार एक इन्वेस्टर बिल मेथ ने कहा था, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है कि बढ़िया चीजों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का यह तरीका है कि वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, ना कि वह पैसा जो आपके पास नहीं है। बस ये इतना ही सरल है। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यही है, जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। ये ना सिर्फ संपत्ति को संचित
नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी यही है। पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए, और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते और उससे सीखना भी बहुत ज्यादा कठिन होता है। हम लोगों की गाड़ियाँ, कार, घर, इन सबको देखकर ये समझ लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है। कभी भी हम उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। क्या पता ये सब उन्होंने लोन से ले रखा हो और वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हों। सिर्फ उनकी बाहर की दिखावट है और अंदर से वो बिल्कुल खोखले हैं। जो अमीर आदमी होता है ना, वो कभी भी आपको दिखावा नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर से अमीर होता है, वो आपको दिखावा नहीं करेगा। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही विनीत हो लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं। ऐसे लोगों से भी जो अमीर नजर आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है कि आप दूसरों की सफलता पर आंख कर रहे हो या खुद अपना ध्येय साध रहे हो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है धन संपत्ति की बचत करें। आपके नियंत्रण में सिर्फ एक ही कारक है, वह उसे उत्पन्न कर सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। ऑथर कहते हैं उच्च बचत आय का मतलब ये नहीं है कि आपका खर्च सामान्य से कम होगा, और कम खर्च का मतलब है कि आपकी बचत अधिक होगी तब की तुलना में जब आप अधिक पैसा खर्च कर। इसमें ऑथर ने एक बात कही है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी भी सेविंग्स ये सोचकर मत करो कि आपको कार लेनी है इसलिए आप सेव कर रहे हो, आपको बाइक लेनी है इसलिए आप सेविंग कर रहे हो, या फिर आपको कुछ भी एक्सेट्रा लेना हो इसलिए आप सेविंग कर रहे हो। आपको हमेशा सेविंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप सेविंग करना चाहते हो। इट मीन्स आप बचत के लिए बचत कर, और वही बचत क्या पता भविष्य में हमारी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकती हो। इसलिए हमेशा ये सोच के बचत करो कि आपको बचत करनी है, वो भी बचत के लिए। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। राइट। ऑथर कहते हैं लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वो सोचते हैं ना, उससे कई अधिक उनके नियंत्रण में होती है। अगर आप अपनी इच्छाएं कम रखोगे ना तो आप पैसा भी खर्च करोगे, और अगर आपकी इच्छाएं कम होंगी ना तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। और यही इस बुक का टाइटल भी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। धन संपत्ति हमारे मनोविज्ञान पर ज्यादा निर्भर करती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बचत करने के लिए ना किसी खास कारण की कोई जरूरत नहीं है, आप बचत के लिए भी बचत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11, यथोचित तर्कशील। ऑथर कहते हैं कि आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है, जो एक पेचीदा भावुक इंसान। ऑथर कहते हैं ये समझने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। जब मुझे समझ में आया तो मैं ये जान गया ये वित्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑथर कहते हैं जो भी आप अपने पैसों को लेकर निर्णय लेते हो उसमें हमेशा क्वेश्चन करना सही नहीं रहता, बट आपको रीजनेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम में से बहुत से लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है, अगर ये सच भी हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो समझ सकते हैं कि लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं अगले साल क्या होगा, क्योंकि ये हमारा मानव स्वभाव है और यहाँ पर हमारा रीजनेबल होना भी जरूरी है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसके पीछे का रीजन क्या है। चीजों को क्वेश्चंस करना और रीजनेबल होना दोनों में फर्क होता है, और ये बात आपको समझनी चाहिए। इसलिए आप जो भी डिसीजन लेते हो अपने पैसों को लेकर, उसके लिए आपका रीजनेबल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा इस बात को याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 12, अप्रत्याशितता। ऑथर कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था और इन्वेस्टमेंट मार्केट का अनुसरण करता है ना, उसको ये बात अपनी दीवार पर टांग देनी चाहिए, जो चीज पहले कभी नहीं हुई ना वो हमेशा होती है। ऑथर कहते हैं आर्थिक और निवेश संबंधी इतिहास को सराहना होशियारी की बात है। इतिहास हमें हमारी उपेक्षाओं को जांचने में और लोग कहाँ गलती करते हैं ये सिखाने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही इतिहास हमें एक प्रारूप प्रदान करता है यह समझाने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से ये भविष्य का मानचित्र नहीं होता। हम हमेशा यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं जो इतिहास में हुआ है ना वही अब हमारे भविष्य में होगा, लेकिन हमें जो इतिहास में गलतियाँ लोगों ने की है ना वो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग यही सोच कर बैठ जाते हैं कि जो इतिहास में होता आया है वही चीज अब दोबारा से स्टॉक मार्केट में दोहराई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं जो चीज कभी नहीं हुई वो हमेशा होती जरूर है। समस्या ये है कि जब हम भविष्य के निवेश प्रतिफल के बारे में सोचते हैं, महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को हम निष्ठाक्रम परिणामों के बारे में अपने विचार को पद प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा उन्हीं रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जो इतिहास में घट चुकी हैं। ऑथर कहते हैं कि ये विश्लेषण की विफलता नहीं है, जो हम अपनी कल्पना करते हैं
है ना, उसकी विफलता है। ऑथर कहते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं से मिलने वाली सही सीख ये है कि संसार जो है ना वो अप्रत्याशित है। ये नहीं कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को भविष्य की सीमाओं के पथ प्रदर्शन की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि हम अतीत की अप्रत्याशित घटनाओं को यह स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प बात यह है कि हम जितना ज्यादा पीछे आप देखोगे ना, उतना ही अधिक आपको एक ऐसा संसार दिखेगा जो आज के समय में बिल्कुल भी लागू नहीं होता। निवेश में एक आम कहावत है जिसे मजाक के तौर पर कुछ यूँ कहा जाता है, इस बार बात अलग है। ऑथर कहते हैं दुनिया सचमुच बदलती है और यह बदलाव ही है जो समय के साथ महत्वपूर्ण होते चलते जाते। माइकल बेटनिक ने इसे इस प्रकार कहा था, निवेश में सबसे खतरनाक 13 शब्द हैं, निवेश में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं, इस बार बात अलग। माइकल बेटनिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रुटियों के लिए जगह। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना है जब आपकी योजना काम ना करे। ऑथर कहते हैं 2 बातें जो त्रुटियों के स्थान को टालने का कारण बनती है। पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो उसका विपरीत मान लेने की बेचैनी से जन्म लेता है। दूसरा यह कि इसलिए वे आवश्यक कदम ना उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य को ठीक वैसे ही सच कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं परम सुख प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक छोटा लक्ष्य रखें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य को लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ही आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं। ऑथर कहते हैं आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से परिपूर्ण प्रतिफल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए जो आपको बर्बाद कर दे। ऑथर कहते हैं कि वो खुद की संपत्ति को ना डबल रूप में देखते हैं। एक पार्ट के साथ वो जोखिम उठाते हैं और दूसरे के बारे में वो भयभीत रहते हैं। ये असंगत नहीं है, लेकिन संपत्ति का जो मनोविज्ञान है ना, आपको ये मानने के लिए तत्पर करेगा कि ये है। वो बोलते हैं मैं सिर्फ इस बात को निश्चित करना चाहता हूँ अपनी जोखिम की आदाई देखने तक बना रहूं। सफल होने के लिए आपको टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ऑथर कहते हैं कि हम हर चीज के लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन चीजों के लिए प्लान नहीं बना पाते जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, जो हमारे दिमाग में ही नहीं आती कि ये चीजें भी हो सकती हैं। इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीजें ही हमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हो ना उससे ये कई अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि आप उनका सामना कैसे करें। इसलिए दोस्तों जो चीजें आप ठीक नहीं कर सकते ना, उनको आप ठीक करिए भी मत। कभी कभी उन छोटी छोटी चीजों की वजह से भी ना हम अपना सब कुछ गवा बैठते हैं जो हमारे पास होता है और जिसको हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी उन चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। और कहते भी तो है, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज मिले जो आप चाहते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14, आप बदलेंगे। ऑथर कहते हैं जो हम लंबे लंबे प्लान बनाते हैं उस समय के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे गोल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे हमारी कामनाएं और हमारे प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गोल। किसी भी लक्ष्य की कल्पना करना आसान है और मजेदार होता है, लेकिन वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुगम के साथ साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। उसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑथर कहते हैं चीजें बदलती भी हैं, आपके चारों तरफ की दुनिया भी और साथ ही आपकी कामनाएं भी और आपके लक्ष्य भी। हमें नहीं पता कि हमें भविष्य से क्या चाहिए, और ये स्वीकार करना अलग बात है कि आप खुद नहीं जानते कि भविष्य में आप क्या चाहोगे। चार्ली मुगेर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यही है कि बिना किसी कारण से इसे बाधित ना किया जाए। लेकिन आप संपत्ति की योजना को कैसे बाधित ना करें जब करियर, निवेश, खर्च, बजट इत्यादि जो भी आपको जीवन में चाहिए वह बदलता रहता है। ऑथर कहते हैं कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित करने के लिए वर्षों या दशकों का समय लगा देते हैं। यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। सहनशीलता ही कुंजी है। सो ये बात हमारी सिर्फ पैसों के मामलों में ही नहीं बल्कि हमारे आपसी रिश्तों में भी मायने रखती है। जब भी हम किसी भी चीज को समय देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती भी है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 15, कुछ भी मुफ्त नहीं होता। ऑथर कहते हैं हर चीज का मूल्य होता है, लेकिन
लेकिन हर मूल्य लेबल पर नहीं छपा होता। जैसे कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हर चीज के प्राइजेस लिखे होते हैं, ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की, क्योंकि दुनिया में हर चीज का मूल्य होता है। बट लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका मूल्य किसी लेबल पर लिखा नहीं होता है कि ये इतने की है। हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे ना कर रहे हो, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य होती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑथर कहते हैं कि हम हर चीज का मूल्य चुकाने के लिए तैयार होते हैं। अगर हमें छुट्टियां पर जाना हो तो हम उसका भी पैसा दे देते हैं, हमें कार लेनी हो तो भी हम पैसे लगाते हैं, हमें अच्छा घर खरीदना हो तो भी हम पैसे लगाते हैं। लेकिन जब हमारी इन्वेस्टिंग की बात आती है, अगर हम उसमें गलत साबित हो जाते हैं या फिर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसके पीछे रोना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आज आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको एक दो इन्वेस्टिंग आपकी ऐसी हो जहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट ना मिले, तो बस उसको यही सोच लीजिए कि हर चीज की एक कीमत होती है। जैसे कि हम पिछले लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, उन्हें हमें छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऑथर कहते हैं मार्केट का जो प्रतिफल होता है ना, वो मुफ्त नहीं होता और ना ही कभी होगा। हर एक उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करता है और उस मूल्य को चुकाने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कोई आप डिज्नीलैंड जाने के लिए या कार खरीदने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता, ठीक उसी तरीके से। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाते हो। जैसे कि आपको डिज्नीलैंड जाना है तो वहाँ पर आपको $10 खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आपको छोटे मोटे पार्क में जाना है तो आप वहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, लेकिन उस पार्क में बैठकर आप वो अनुभव नहीं कर पाओगे जो $10 खर्च कर आपको डिज्नीलैंड में मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जितना आप चुकाओगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 16, आप और मैं। चलिए एक सिचुएशन बताती हूँ। आप अपने आप से पूछिए आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए। तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय प्राधि है तो आप उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल की नकदी आजन्य निवेशक का गहन विश्लेषण करोगे, ठीक है। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने का सोच रहे हो तो आप सही दाम जानने के लिए अगले दशक के तकनीक उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा और साथ ही उसका भी कि गूगल प्रबंधन इस परिकल्पना को निर्देशित कर सकता है या नहीं। क्या आप सिर्फ 1 साल के अंदर बेचने की सोच रहे हो तो फिर गूगल के वर्तमान की उत्पाद बिक्री का चक्र क्या है उस पर आप ध्यान दोगे, और यह जानने के लिए कि बेयर मार्केट होगा या नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हो तो उचित दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच में जो होगा आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे होगे जो किसी भी मूल्य पर कार्यान्वित किया जा सकता है, जो किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पर रोका जा सकता है। ऑथर कहते हैं जब निवेशक के लक्ष्य और समय प्राधि अलग अलग होते हैं और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा ही होता है, जो मूल्य एक व्यक्ति को हास्यप्रद लगते हैं किसी दूसरे के लिए अर्थपूर्ण हो सकते, क्योंकि जिन पहलुओं पर वे निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग है। हर किसी के लिए पैसे का मूल्य अलग होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। जो आपके लिए उचित हो क्या पता उसके लिए वो उचित ना हो, है ना। जो उसके लिए उचित हो वो आपके लिए उचित ना हो। अगर आप किसी से सलाह भी लेते हो ना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे पहले खुद को भी एनालाइज करना जरूरी है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑथर कहते हैं दुनिया ऐसे काम नहीं करती, लोग हमेशा लाभ के पीछे भागते हैं और अलविदी ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ दीर्घकालिक निवेश के नियम खासकर मूल्य निर्धारण को लेकर नजरअंदाज किए जाते हैं। वे इस खेल के मायने नहीं रखते और यहाँ आकर चीजें दिलचस्प हो जाती है और यहीं आकर समस्या की शुरुआत भी होती है। ऑथर कहते हैं यहाँ पर एक सीख यह है कि धन को लेकर कोई बात इतनी मायने नहीं रखती जितना आपकी अपनी समय पराधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित ना होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ भी करके यह पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 17, निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए की जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है, निराशावाद किसी मदद करने वाली जैसा प्रतीत होती है। तो सबसे पहले तो ऑथर कहते हैं आपको आशावाद समझना चाहिए। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है।
लेकिन निराशावाद हमारे हृदय में एक खास जगह रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है, बल्कि यह अधिक समझदारी पूर्ण भी सुनाई देता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना भी है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसे अक्सर जोखिम से अभिज्ञ समझा जाता है। देखो दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ पॉजिटिव सोचो, ज्यादा निगेटिव मत सोचो। देखा जाए तो हम ज्यादातर निगेटिव चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर हमें यही बताना चाहते हैं कि लोग पॉजिटिव चीजों को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते जितना वो लोग निगेटिव चीजों को लेते हैं। अगर कोई कहे आपसे आज स्टॉक मार्केट 2% बढ़ गई, तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आज स्टॉक मार्केट 2% नीचे चली गई, तो सब एकदम से अपना फोन चेक करने लगेंगे, यार हमें इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, और चारों तरफ वो बातचीतें चलने लगती। तो ऑथर यही कहना चाहते हैं कि ज्यादातर लोग निगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान में देते हैं, ज्यादा गौर से सुनते हैं और ज्यादा, जैसे कि ऑथर कहते हैं, किसी से यह कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वे संभवतः यह तो आपको नजरअंदाज कर देगा या फिर शक की निगाहों से देखेगा। और वहीं पर अगर आप किसी से ये कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा खतरे में हो, तो उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। ऑथर कहते हैं कि पैसे के मामले में जो निराशावाद होता है ना, वो सम्मोहक होने के ठोस कारण है। ऑथर कहते हैं एक दूसरे के साथ सीधा तुलना करने पर हानि लाभ से अधिक दिखाई देती है। पॉजिटिव और निगेटिव उपेक्षाएं और अनुभवों के बल के बीच की इस असीमिति का एक विकासमूलक इतिहास है। वे जीव जो खतरों को मौके के मामले अधिक अलिप्लंद रूप से देखते हैं, उनके जीवित रहने और प्रचलन करने की संभावना अधिक होती है। ऑथर कहते हैं चीजों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिसे संभव परिणाम और उन परिणामों के बीच अंतर घट जाता है जिसके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं, और शायद इसलिए ये इतना लुभावना होता है। चीजों के खराब होने की उपेक्षा करना उनके खराब ना होने पर सुखद रूप से आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 18, जब आप कुछ भी मान लेंगे। ऑथर कहते हैं कि जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच समझते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते हुए देखना चाहते हैं। जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपको एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो उसके सच होने की वास्तविकता बताती है। ऑथर कहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानते, और इस बात को मानने का मतलब यह मानना भी है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यह स्वीकार करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। जोखिम वो है जो तब बचा रहता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है। हमारे लिए यह मानना जरूरी है कि हम एक पूर्व अनुमेय और नियंत्रणीय संसार में रहते हैं। इसलिए हम ज्यादातर जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन लोगों की तरफ मुड़ जाते हैं जो इस जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर का कहना है कि हम बहुत सी ऐसी कहानियों पर, बहुत सी ऐसी बातों पर विश्वास कर बैठते हैं और उनको अपनी जिंदगी से इस तरीके से जोड़ देते हैं कि जैसे उनकी कहानी में सब कुछ घटित हुआ वही सब हमारे साथ भी होगा। पर ऐसा नहीं है। हर किसी की जिंदगी अलग अलग है और हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, फिर चाहे वो चीजें हो या फिर हमारी शक्लें हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक कि हम पैसों के बारे में भी हम सबकी अलग अलग राय होती है और हम सब अलग अलग तरीके के हैं और हम अलग खेल खेल रहे हैं। ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 19। इस चैप्टर में ऑथर बताएंगे कि हमने धन के बारे में क्या सीखा अब तक। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है 20, उसको देखेंगे। चलो इसको पहले देखते हैं इसमें क्या है। सो ये चैप्टर आपके लिए एक रिवीजन की तरीके से है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। सो ऑथर कहते हैं सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा, दयावान ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी उतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें होती हैं। इसमें हमारा भाग्य और जोखिम दोनों ही एक साथ काम करते हैं। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आधार कीजिए और आपको ऐसी चीजों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपकी सही प्रेरणा व्यक्तियों को सही ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपको अहंकार और आय के बीच का अंतर समझाती है, और संपत्ति वह है
जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आज आप खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजों के विकल्प हो सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, जब तक आप उस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हो, आप संपत्ति का निर्णय नहीं कर सकते। धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए और अपनी आय का एक नियमित प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक कि वे सार्थक प्रतिफल ना कमा लें। दूसरे तभी तुत्य अनुभव करेंगे अगर आप उनको रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या उससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णय के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोलिक दिशा में निर्देशित पट है। यदि आप एक इन्वेस्टर के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी समय पराधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और यह छोटी चीजों में वृद्धि कर उन्हें बढ़ा देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है और भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह चीजें जो उस दिशा में मोड़ देता है जिसे लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो गलत हो जाती है, उसको स्वीकार करना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे अपने पैसों के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम ना करने का संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन अपने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, ना कि अलग अलग निवेशकों के आधार पर। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो ना, सबको एक साथ लेकर देखिए कि आपने इसमें क्या बचाया, ना कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हमने अगर यहाँ पर 5,000 इन्वेस्ट किए हैं, अगर हम उसमें लॉस हो गया तो हम उसमें ही रोना बैठ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जहाँ हमने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इसलिए सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण करने के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण ना होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सर्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, उसके साथ करना चाहें, तब तक करना चाहें, उसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिक लाभांश प्रदान करती है। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, बचत के लिए बचत कीजिए। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना भी चाहिए क्योंकि ये आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे प्रभावित कीजिए और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आधार करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग में वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस आप वही कीजिए जो आपके लिए काम करता है। आई होप इस चैप्टर में आपका रिवीजन हो गया होगा। जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए सारे इसमें एक बार में कवर हो गए। तो चलिए हमारा लास्ट चैप्टर देखते हैं। सो लास्ट चैप्टर है हमारा 20 स्वीकार रोकतियाँ, मेरी खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इसमें ऑथर ने अपना मनोविज्ञान बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति के साथ क्या किया है। ऑथर कहते हैं आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा जिससे आप प्रत्यक्ष महसूस करें और रात में ठीक से सो सकें। ऑथर कहते हैं कि आपको वही काम करना चाहिए जिससे आप रात में आराम से चैन की नींद सो सकें। एक बार सुबह उठकर वह बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हो, यह सभी वित्तीय लक्ष्यों की महानत प्रतीत होता है। वो कहते हैं मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप बस वह काम करें जो आपको पसंद है, जिसके साथ करना पसंद हो, जिस समय करना पसंद हो और जब चाहें आप कर सकते। सच्ची सफलता रेटिस को छोड़कर अपने कार्य लाभ को विस्थापित करना है जिसे मन की शांति प्राप्त की जा सके। ऑथर कहते हैं अच्छे निर्णय हमेशा ना तर्क संगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हर निवेश को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो। ऑथर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम अधिकतर निवेशों के लिए कम लगा
उत्पाद को सूचक कोष में औसत होता डॉलर कॉस्ट दीर्घकालिक सफलता की सबसे अधिक संभावना प्राप्त। ऑथर कहते हैं कि पास्ट में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करने की नीति को बदला, इसलिए निश्चित रूप से संभावना ये है कि मैं इसे भविष्य में भी बदलूंगा। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्र होगा। ऑथर कहते हैं हमें हमेशा वो करना चाहिए जिसे हम रात में आराम से चैन की नींद सो। ऑथर कहते हैं कि यही सबसे सही लक्ष्य है धन संपत्ति का मनोविज्ञान में महारत पाना। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, क्योंकि कोई भी मूर्ख नहीं होता। इसलिए दोस्तों, पैसों को लेकर हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आई होप ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। और अगर आपको इस बुक को फुल सुनना है तो मैं नीचे बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी फुल बुक की, आप आराम से जाकर सुन सकते हैं। वो जस्ट अभी कुछ टाइम में रेडी हो जाएगी, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी। एंड आई होप ये बुक समरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे नीचे बता देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा बुक समरीज के लिए। सो आज के लिए इतना ही, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।